जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ग्राउंड जीरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमने बेटा आप सभी बच्चों के लिए एक फ्री बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे एवरेज को। और आप सभी को पता है कि एवरेज के अंदर हमने 2013 से लेकर 2024 तक के पास्ट ईयर्स को हमने सोल्व किया है। तो बिना किसी देरी के हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को रीड करो, सोल्व करो, अपना आंसर बताओ। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ section A comprising 30 student is 65 and that of section B comprising 35 student is 70. What are the average marks approximately of both the sections if it was detected later that an entry of 47 marks was wrongly made as 74? ठीक है, तो देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस को ना बड़े आसानी से आप जो है सोल्व कर सकते हैं। और आपको पता है एवरेज के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं एलिगेशन के। एलिगेशन कहाँ पे अप्लाई करेंगे? जब अगर कभी भी आपको इंडिविजुअल दो क्वांटिटीज़ का एवरेज दे रखा है और उनकी कंबाइन का एवरेज भी आपको दे रखा है। क्या बोला है आपसे कि दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर है टोटल 30 स्टूडेंट और सेक्शन बी के अंदर है टोटल 65 स्टूडेंट। ठीक है ओके 35, सॉरी, नॉट 30 नॉट 65, दैट इज 35 स्टूडेंट। जो सेक्शन ए है उनके मैथमेटिक्स के अंदर जो एवरेज मार्क्स है वो है 65 और सेक्शन बी के जो एवरेज मार्क्स है वो है आपके 70। इनके कंबाइन का एवरेज आपको बताना है ठीक है, कंबाइन का एवरेज आपको बताना है जब आपको ये बात पता है कि भाई एक एंट्री थी 47 जिसको गलती से आपने क्या लिख दिया 74। अभी ऐसा क्वेश्चन लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर एरर का क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो वैल्यू होती है हमेशा इन दोनों के बीच में होती है, तो आपको पता है 70 माइनस एक्स रेशो x माइनस 65। ये क्या आ गया इनका a और b के क्वांटिटी का रेशो, यानी कि नंबर ऑफ पर्संस का रेशो। अगर इनके पर्सन का रेशो ये है लेकिन एक्चुअली में इनका है क्या 30/35, तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। तो यहाँ से आप देखोगे 7 7 जा 49, यानी कि 490 माइनस 7x इज इक्वल टू 6x माइनस 6 5 जा 33, 6 6 जा 36, 390। तो 7 और 6 13x इज इक्वल टू 0, 9 9 18 का 88 लगेगा, 4 3 7 और 1 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना जाएगा 13 छंग 78, 13 सत्ते 91। या अगर मैं एग्जैक्ट देखूं तो 880 डिवाइडेड बाय 13, दिस इज योर एवरेज। लेकिन इस एवरेज में दिक्कत क्या है? देखो ये आ गया आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी का कंबाइन एवरेज। लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि उसने ये बोल दिया कि जब आपने ये एवरेज निकाला ना तो आपने गलती से इसमें क्या ले लिया 47। तो 47 क्या है ये इनकरेक्ट नंबर। ठीक है, एंट्री 47, सॉरी 47 क्या आपका गलत नंबर, 47 की जगह आपने गलती से ले लिया 74। तो ये क्या है इनकरेक्ट नंबर। इनकरेक्ट नंबर बड़ा है मतलब आपकी एवरेज घटेगी। एवरेज आपकी घटी कितने से? तो 74 में से 47 आप माइनस करोगे, 14 में से 7 गया 7, या 6 में से 4 गया 27। यानी कि जो आपका एवरेज था 880/13 ये घट जाएगा। कितने से घटेगा? तो ये घटेगा 27 बाय टोटल कितने हैं कंबाइन मिला के 65। ठीक है, तो इतने से आपका एवरेज क्या है ये घट जाएगा। तो ये वैल्यू जो भी आएगी सॉल्व करके आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो नया एवरेज है वो कितना है, देखो आप एलसीएम भी ले सकते हो, आपको दिख रहा है 65। तो 13 पंजे 65, 5 0 0, 5 अट्टे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 अट्टे 40 और 4 4400 माइनस 65 आपको दिख रहा है 27। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप सोल्व करने ना अभी 400 में से अगर मैं 30 माइनस करूंगा तो कितना जाएगा 373। तो ये जाएगा 4373 डिवाइडेड बाय 65। अप्रोक्सीमेटली आप इसको डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। इतना कष्ट देखो बेटा आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। सीडीएस में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो आपको सोल्व करने आने चाहिए। ठीक है, सोल्व कर देना आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। आपको इसमें दे रखा है, अच्छा ये छोड़ देना इसको। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि मार्क ऑप्शन ए इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। मार्क ऑप्शन बी if the question can be answered by using either statement alone
Mark option C if the question can be answered by using both the statement together but cannot be answered using either statement alone. Mark option D if the question cannot be answered even by using both the statement alone. तो ये आपके पास स्टेटमेंट की डायरेक्शन है कि आपको ऑप्शन ए बी सी डी कैसे मार्क करना है. Is the average of the largest and the smallest of four given number greater than the average of four numbers? क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से समझो. क्या एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर नंबर ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द फोर नंबर्स? क्या आपकी जो एवरेज है, चार नंबर की जो एवरेज है, ठीक है, सॉरी, जो आपकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर की जो एवरेज है, क्या वो चारों नंबर की एवरेज से बड़ी है? ये आपको बताना है. देखो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर होता है वो होता है यस और नो में, कि भाई क्या ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, क्या ज्यादा है, नहीं ज्यादा नहीं है. ठीक है, तो आपको ये आंसर करना है. तो ये बताने के लिए आपको कौन सा स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, चार ऑप्शन आपके पास है. पहला स्टेटमेंट देखो, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट. उसने बोला चार नंबर है, मान लेते हैं वो चार नंबर है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी. ठीक है, मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से और सी छोटा है डी से. आप अपनी मर्जी से मान लो. द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट. तो सबसे बड़ा कौन है? डी. उससे छोटा कौन है? सी. तो लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट का जो डिफरेंस है इज लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट. ये जो सेकेंड स्मॉलेस्ट है वो कौन है? बी. और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो कौन है? ए. तो सबसे बड़ा और सेकंड जो नंबर सबसे बड़ा है उनका डिफरेंस छोटा है किससे? जो नंबर सेकंड स्मॉलेस्ट है और जो नंबर सबसे छोटा है. यहां से बात समझ में आई? अच्छा मुझे बताओ भाई, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ए. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? डी. तो अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? और दूसरा, इन चारों का एवरेज क्या हो जाएगा? तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4. यहां तक बात क्लियर है भाई? ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखा था, इज एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट इन द स्मॉलेस्ट ऑफ फोर नंबर ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द फोर नंबर्स. तो इसका मतलब क्या है? जो एवरेज है छोटे और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का, उसने क्या बोला है? सॉरी, is greater than the average of a plus b plus c plus d divided by 4. आपको ये देखना है क्या ये टर्म आपको मिल पा रही है स्टेटमेंट नंबर 1 से और 2 से. स्टेटमेंट नंबर 1 हमारे पास ये था. अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 को सोल्व करूं तो यहां से आपको क्या दिख रहा है? यहां से हमें दिख रहा है कि भाई a प्लस डी लेस देन किसके बराबर आ जाएगा? b प्लस सी. तो मुझे यहां पे क्या दिख रहा है भाई? a प्लस बी प्लस सी तो मेरे पास है, मुझे a प्लस डी चाहिए. मैंने दोनों तरफ a प्लस डी ऐड कर दिया. अगर मैंने दोनों तरफ a प्लस डी ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ a प्लस डी इज लेस देन, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ये बात समझ में आई आपको? ये मिल गया. हमें क्या चाहिए? एवरेज चाहिए. एवरेज के लिए मैंने दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया, और जब हमने दोनों को 4 से डिवाइड करा तो ये क्या मिला? a प्लस डी अपॉन 2 लेस देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4. समझ आया नहीं आया कि आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे किस तरीके से अप्रोच करना है? इसका मतलब क्या है? उसने बोला है कि क्या जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर का जो एवरेज है, क्या वो बड़ा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 से? तो पहले स्टेटमेंट से आपने बता दिया कि नहीं, वो बड़ा नहीं है. तो मतलब पहले स्टेटमेंट से आपका आंसर आ जाएगा. बात क्लियर है यहां तक भाई? अब आप काम करो सेकेंड स्टेटमेंट पे. तो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट कौन है? डी. स्मॉलेस्ट कौन है? ए. जो इनका डिफरेंस है इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड लार्जेस्ट एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट. तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? सी. सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन है? बी. तो सी माइनस बी. अगेन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? तो ये बन जाएगा आपके पास यहां से कि भाई d प्लस सी इज ग्रेटर देन, सॉरी d प्लस बी है ना. तो d प्लस बी इज ग्रेटर देन a प्लस सी.
यहाँ पे क्या गायब है आपके पास, d प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस सी दोनों में, लेकिन आपको समझना क्या है यार, हमें निकालना था a प्लस डी और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में रिलेशन। यहाँ पे आपको दे रखा है d प्लस बी, अगर मैं इसके हिसाब से ऐड करूं तो मुझे क्या ऐड करना है यहाँ पे, a प्लस सी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस सी, मतलब आपको एक रिलेशन देखने को मिलेगा a और c में। हमें चाहिए किसमें, a d और a b c d में। अगर मैं a प्लस सी पे काम करता है ना, मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, b प्लस डी, तो मेरे को तब क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ट्वाइस ऑफ b प्लस डी, लेकिन मुझे चाहिए ए डी में और ए बी सी डी में। इसका मतलब क्या है कि भाई सेकंड स्टेटमेंट से ये बताना मुश्किल है कि उसका एवरेज बड़ा है या कम है, तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर, नहीं, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग, नहीं, ऑप्शन क्या कह रहा है पहला, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर आ जाएगा अल्फा, कि भाई एक स्टेटमेंट से तो आंसर आ रहा है पर दूसरे से आंसर नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, द मीन ऑफ पी क्यू आर एस एंड टी इज 280, इफ द मीन ऑफ पी आर टी इज 240, व्हाट इज द मीन ऑफ क्यू एंड एस। ठीक है भाई, आपको देखो पी क्यू आर एस टी का मीन दे रखा है, मीन मतलब तो इनका सम निकाल दोगे, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू, मीन क्या होता है, एवरेज, तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 40 का जीरो हासिल लेके 4 5 दिन 10 4 14 यानी कि 1400। इफ द मीन ऑफ पी आर प्लस टी इज 240, तो 3 नंबर का एवरेज है, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 का तो हासिल लगेगा, 3 दूनी 4 1 7 720। अगर मैं इसके सम में से ये वाला सम माइनस कर दूं तो क्या देखो, पी से पी हट जाएगा, आर से हट जाएगा, टी से टी हट जाएगा, जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो Q प्लस एस इज इक्वल टू 1400 में से 720 माइनस करोगे तो कितना जाएगा यहाँ से 680। क्लियर है भाई, ये क्या मिला, सम, आपको निकालना है एवरेज, तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज होता है Q और S का इनका समेशन डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, तो 680 डिवाइडेड बाई 2 सोल्व करके आएगा 2 3 6 2 4 8 0, दैट इज 340, यानी कि डेल्टा आंसर। अगेन देखो एक और क्वेश्चन है बेटा आपको, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप बेसिक से सोल्व करने जाओगे ना बेटा, अब देखो ये होता है आपका एप्टीट्यूड, बेसिक एप्टीट्यूड, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, हमेशा पहले उनके क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, क्वेश्चंस में क्या पूछा है। अगर आप टाइम वेस्ट करने जाओगे ना तो बेटा ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे सोल्व ना हो, इसीलिए पहले क्वेश्चंस को रीड करो क्या क्या पूछा है, क्योंकि आपके पास बेटा एग्जाम हॉल के अंदर आपका जो CDS का एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है, तो फिजिकली आपके पास पेपर होगा। ये जो 5 क्वेश्चन है ना, एक बार इन पे निगाह मार लो कि यार वो 5 क्वेश्चन है कौन से। जैसे आपसे बोला है व्हाट इज डी एज, पहला क्वेश्चन क्या है, डी की एज बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ BCDEG की आपके एवरेज एज पूछी है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट, यानी कि एक वेट का क्वेश्चन दे रखा है। 49 देखो, व्हाट इज द एवरेज वेट इन kg, एवरेज वेट पूछ लिया। और लास्ट क्वेश्चन आपके जो है स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा है। जब आपकी निगाह पहले क्वेश्चन पर जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आपने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया, अगर आपने पहले क्वेश्चन का आंसर हासिल कर लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अगर पहला ही सोल्व नहीं हुआ तो बाकी 4 आपसे सोल्व नहीं होंगे। तो आपसे पूछा डी की एज, क्वेश्चन पढ़ो, ABCDEF and G are cousins, D is thrice as old as A। भाई पहले क्वेश्चन में बोल दिया जो D की एज है ना वो कितना है, थ्राइस ऑफ एज ऑफ A। यहां तक बात समझ में आई। और आपसे क्या पूछा है, D की एज, D की एज क्या है, A का 3 गुना, इसका मतलब क्या है, जो D की एज होगी ना वो 3 का मल्टीपल होगी। कितने ऑप्शन है चेक करो, 15 हो सकता है, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर या तो अल्फा होगा या फिर डेल्टा होगा। ये बात समझ में ही नहीं आई, क्योंकि डी की एज ए का 3 गुना है, मतलब 3 का मल्टीपल है, तो डी की एज जो भी होगी वो 3 का मल्टीपल है। मान लो एग्जाम के अंदर अगर ऐसा एक ही ऑप्शन होता तो बिना सोल्व करे आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो पहला और एक डेल्टा। मान लो एज उसकी क्या है 15। मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आपने बेसिक से सोल्व करा, अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जो यहाँ पे आपको दे रखा है अगर आप उसके साथ सोल्व करने गए ना दिक्कत आएगा आपको। पहले इसका डेटा लिख लो, एवरेज एज ऑफ टी एंड जी। ओके, आगे बोला है फर्दर
सी इज एज मेनी ईयर्स यंगर टू बी। सी जो है बी से छोटा है, तो बी से छोटा है, कितना छोटा है, एज जी टू ई, जितना जी छोटा है ई से, तो ई माइनस जी एंड ई टू डी, और जितना ई छोटा है किससे, डी से। मतलब इन तीनों का डिफरेंस कैसा है, बराबर है। आगे द एवरेज एज ऑफ डी एंड जी, तो अगर डी और जी का एवरेज एज दे रखा है तो इनका सम निकाल देंगे हम, 32 ईयर्स। एंड द एवरेज एज ऑफ ए एंड ई, तो ए और ई का एवरेज एज 11 है, तो कितना जाएगा इनका सम, 22। एंड द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी, तो बी एंड सी का जो एवरेज एज आएगा वो भी कितना हो जाएगा, उनका सम हो जाएगा 22। उसके बाद आगे बी एंड सी हैव इक्वल वेट। अब आप जो आपको जो है आगे क्वेश्चन वेट पे उसने देना स्टार्ट कर दिया। पहले एज पे काम करते हैं। आपको पता है डी की एज या तो अल्फा होगी और या फिर डेल्टा। मान लो एज्यूम कर लो अगर उसकी एज 15 होती है, अगर डी की एज 15 साल है, तो यहां से ए की एज बताओ बेटा कितना जाएगा, 5 ईयर्स। ये जो कंडीशंस आपको दे रखी है ना यहाँ पे, इसमें पुट करके देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर डी की एज 15 है, अगर डी की एज 15 है, तो यहां से जी की एज कितना जाएगा, तो 32 में से आप 15 माइनस करोगे, कितना जाएगा बेटा, 17 साल। आपको क्या देखना है, बी और सी का एज का डिफरेंस, ई और जी का एज का डिफरेंस, जी और ई सॉरी डी और ई का एज का डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर एक जो है 5 साल का है ए, तो ई की एज कितनी आ जाएगी यहां से, तो आप बोलोगे 22 में से 5 जाएंगे 17 साल। ठीक है, यहां पे देखो डी माइनस ई, तो डी तो यहां से देखो डी क्या हो गया, छोटा हो गया इस हिसाब से तो ई से, लेकिन डी कैसा है, बड़ा है, इसका मतलब डी की एज 15 नहीं है। देखो 15 में से 17 गया, -2 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी कैसा है, बड़ा है ई से, इसका मतलब अल्फा भी आंसर नहीं है, तो आपका आंसर क्या है इसमें, डेल्टा। बात समझ में आई नहीं आई ये, तो इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का नहीं हो सकता है। अगर आप बेसिक से जाओगे, एक्स मान के जाओगे, बेटा ध्यान रखना बहुत लंबा आपको फिर जो क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसको के मान के सोल्व करोगे ना, 3 से 4 इक्वेशन आपकी फॉर्म होंगी, के की फॉर्म में आप सोल्व करोगे, तब आपके पास ए की वैल्यू आएगी और फिर आपके पास डी की वैल्यू आएगी। उतना लंबा सोल्व नहीं करना है, ये अप्रोच आपको लगाना है। तो यहां से डी की एज कितना मिली, 18 साल, तो ए की एज कितना मिल जाएगी, देखो डायरेक्ट 6 साल। अगर ए की एज 6 साल है तो डी की एज 18 साल है, तो जी की एज कितना जाएगा, 32 में से 18 माइनस करेंगे बेटा, कितना जाएगा यहां से, 14 ईयर्स। बात क्लियर है ना। अगर ए 6 है तो ए की तो ई की एज कितना जाएगा, तो 22 में से 6 जाएंगे 16 साल। अब देखो डी और ई का डिफरेंस 18 में से 16 गया 2, मतलब के की वैल्यू कितना है, 2। बी माइनस सी भी 2 होगा फिर तो, और ई माइनस जी भी कितना होगा, 2 होगा। अगर ई की एज कितना है, 16 है, तो यहां से जी की एज निकाल दोगे आप, तो यहां से आप बोलोगे कि भैया ई माइनस जी भी 2 है और बी माइनस सी भी 2 साल का डिफरेंस है। अगर ई की एज 16 है, अच्छा जी की एज तो वैसे भी आपके पास 18 आई गई, तो क्या निकालना है फिर हमें, ई भी आ गया, क्या बचा, अच्छा बी और सी निकालना है आपको। हमने ए निकाल दिया, हमने ई निकाल दिया है, हमने डी निकाल दिया, हमने जी निकाल दिया, हमारे पास क्या बचा, बी प्लस सी। तो देखो यहां से कर दो सॉल्व। भाई बी माइनस सी कितना है 2, बी प्लस सी कितना है 22, दोनों को ऐड करेंगे, इसका कोई मतलब था ही नहीं, ये तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24, यानी कि बी की एज आ जाएगी आपके पास 12, और अगर बी की एज 12 है तो सी की एज आपके पास कितना आ जाएगा, 10 साल। ये समझ आया नहीं आया। देखो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन ऐसे सोल्व किया, क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो गया। वेट पे काम कर लेंगे अभी बाद में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया डेल्टा। अब देखते हैं पूरा, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ बी सी डी ई एंड जी। एवरेज पूछा है आपसे किसका, तो एवरेज आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस, ठीक है, ई प्लस जी डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाय 5। तो बी की एज कितना है, तो बी की एज है 12, सी की एज कितना है 10, तो डी प्लस ई कितना है, तो डी की एज 18 है, ई कितना है आपके पास 16 साल, जी कितना है 14 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 5। देखो 18 और 12 कितना जाएगा यहाँ से ये, तो यह जाएगा
18 2 20 और 30, 16 और 4 20 और कितना आएगा 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 30 60 70 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 14 ईयर्स, यानी कि जो इनकी एवरेज एज है वो कितना है 14 ईयर्स। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। देखो डेटा आपके पास पूरा लिखा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट इन केजी ऑफ जी एंड सी। तो पहले सबकी एज लिख लेते हैं हम यहां से। तो आपके पास है ए की एज 6 साल, बी की एज 12 और सी की एज 10। ठीक है, तो 6 12 10 मतलब ए की एज है 6 साल, बी की एज है 12 साल, सी की एज है 10 साल। आगे आपके पास निकालना है डी ई जी। तो डी की एज है 18 16 और 14। ठीक है, इसके बाद डी की एज है 18 और ई की एज है आपके पास 16। क्या बचा इसके बाद अब एफ। तो एफ की एज आपके पास 14 ईयर्स। क्या बचा आपके पास जी बचा अभी। तो जी की एज कितना है ओके 14। अच्छा एफ आपको नहीं पता है, ओके एफ नहीं पता है, जी है आपके पास। देखो यहां देखो एफ की एज हमें नहीं पता क्योंकि एफ का हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं है, और फिर जी की एज कितना है 14 ईयर्स। हमने एज क्यों लिख लिया क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा यहां से। आगे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बी एंड सी एफ इक्वल वेट। अगर मैं बी के वेट की बात करूंगा तो वो सी के इक्वल है, पहली कंडीशन। आगे क्या दे दिया उसने, डी इज 4 kg हैवियर, ओके आगे, एज एज वेट इज 10 kg लेस देन दैट ऑफ बी। तो जो बी का वेट है और जो ए का वेट है उनका डिफरेंस कितना है 10 kg। डी इज 4 kg हैवियर, डी इज 4 kg हैवियर देन ई। तो डी का जो वेट है ना वो ई से कितना ज्यादा है 4 kg ज्यादा है। ई इज 4 kg हैवियर देन एफ, और ई कितना है, जो ई का वेट है वो कितना है 4 kg ज्यादा है किससे, एफ के वेट से। एफ इज 4 kg हैवियर देन जी, और एफ और जी का जो वेट का डिफरेंस है वो भी कितना है 4। डी हैज एज वेट रेशो ऑफ 9:2। तो डी का जो एज और डी का जो वेट का रेशियो है वो कितना है 9:20, वेयर एज इज इन ईयर्स एंड द वेट इज इन केजी। ए हैज एज वेट रेशियो, तो ए का जो एज और ए का जो वेट का रेशियो है वो कितना दे रखा है आपको 2:5। अब हमने क्यों लिखा था एज को, क्योंकि यहां पे आपको एज और वेट का रेशियो दे रखा है। देखो डी की एज कितना है, डी की एज 18 साल, डी की एज कितना है यहाँ पे रेशियो दे रखा है। मतलब अगर 9 की वैल्यू 18 साल है तो 1 की वैल्यू कितना होगा 2 यूनिट। ठीक है, वेट कितना है इसका 20, तो यानी कि डी का जो वेट है आप कहोगे 20 यूनिट, 20 दूनी 40 यानी कि 40 kg, ये डी का वेट आ गया। ऐसी ए का एज कितना है 2 यूनिट, ए का एज कितना है 6, तो 2 की वैल्यू कितना दे रखा है वहां पे 6, 1 की वैल्यू कितना है 3, ए का वेट कितना है 5 यूनिट, तो जो ए का वेट है वो 5 यूनिट मतलब 5 दिया 15 kg। ये बात समझ में आ गई। यहां से आपने डी और ए का वेट निकाल लिया। उसने क्या बोला है नन ऑफ देम इज मोर देन 40, मतलब सबसे ज्यादा वेट किसका है फिर डी का। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन में बोला था उसने कि एज वेट इज 10 kg लेस देन दैट ऑफ बी। ए का जो वेट है बी से, मतलब यहां पे अगर आपका ए का वेट है कितना 15 kg, तो यहां से देखो ए की वैल्यू 15, तो बी का वेट कितना आ जाएगा 15 और 10 25 kg। ठीक है, अब डी का वेट कितना है 40, तो 40 से ई का वेट कितना है 4 माइनस कर देंगे, तो जो ई का वेट है वो कितना आ जाएगा यहां से 36। अगर ई का वेट 36 है तो एफ का वेट कैसा है उससे 4 कम, तो एफ का वेट कितना जाएगा 32, और जी का वेट कितना है उससे 4 कम विच इज 28। तो आपके पास ए का वेट आ गया, बी का वेट आ गया, ठीक है, किसका बचाओ सी का बचा, हमारे पास सी को छोड़ के सबका आ गया ना। ओके ठीक है, तो हमारे पास ए का वेट आ गया, बी का वेट आ गया, डी का आ गया, ई का आ गया, एफ का आ गया और जी का आ गया। क्या पूछा उसने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ जी एंड सी।
कुछ लाइन मिसिंग तो नहीं कर दी हमने, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, बी एंड सी अब इक्वल वेट, ओके बेटा बी और सी का वेट कैसा है, इक्वल। तो मतलब यहां से आप कह सकते हो तो सी का वेट भी कितना है 25 kg है ना, वो लाइन को छोड़ना नहीं है। बी और सी का वेट कैसा है, बराबर। आपको बताना है जी और सी का डिफरेंस, तो जी का वेट कितना है, जी का वेट कितना है एफ से 28, तो 28 और सी का डिफरेंस कितना है 3 किलो, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा इसमें, ब्रावो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज वेट इन केजी ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब सबका एवरेज वेट पूछा है। एवरेज वेट पूछा है मतलब एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल वेट डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, डिवाइडेड बाय 7, सबका वेट का ऐड कर देंगे। देखो 25 और 25 50, ऐसे कर सकते हो आप आसानी से। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 40 प्लस ये कितना बचा आपके पास, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 28 और 2 30, 28 और 2 30 और 30 60, अब कितना बचा आपके पास ये 36 और 15, तो 6 और 5 11, एक हासिल लगाए, 6 3 9 1 10 और 1 11, 111। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 90। ठीक है, तो एवरेज वेट अगर मुझे निकालना है तो कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा 111 में 90 ऐड करा, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा और 1 और 1 2, 211 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आएगा आपके पास 201/7, यानी कि अल्फा आंसर। ठीक है, इसका मतलब एक और तरीका भी है जिससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं, बट जब डायरेक्ट आपको दिख रहा है फ्लो में 5 क्वेश्चन थे, सारा डेटा आपके पास था, तो हमने इससे निकाल दिया। आगे क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एज ऑफ एफ कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। देखो जो भी हमारे पास डेटा था, हमने ए की एज निकाल दी, बी की निकाल दी, सी की निकाली, डी की निकाली, ई की, लेकिन हम एफ की एज फाइंड नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि एफ की एज का रिलेशन आपको इनके साथ नहीं दे रखा है, मतलब डाटा कैसा है, इनसफिशिएंट। इसीलिए पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा, पहला स्टेटमेंट हो गया सही। द एवरेज वेट ऑफ डी एंड एफ इज इक्वल टू वेट ऑफ ई, देख लेते हैं। डी और एफ का जो एवरेज वेट है, तो डी और एफ, तो डी कितना है 40, एफ कितना है 32, तो मुझे बताओ डी और एफ का जो एवरेज वेट है वो ये होगा, तो डी का वेट कितना है 40, एफ का वेट कितना है 32 डिवाइडेड बाय 2, क्या वो बी के वेट के, क्या वो ई के वेट के इक्वल आ रहा है, उसने बोला है कि द एवरेज वेट ऑफ डी एंड एफ इज इक्वल टू ई, देख लेते हैं। तो 72 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 36, सॉरी किसके इक्वल आ रहा है 36 का, ई का वेट कितना है 36, मतलब आपका सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, आपका सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द वेट डिफरेंस इज मैक्सिमम फॉर डी एंड ए। भाई जो वेट का मैक्सिमम डिफरेंस है, आप एक चीज देखो भाई, सबसे ज्यादा वेट किसका है डी का, सबसे कम वेट किसका है ए का, तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों का डिफरेंस भी मैक्सिमम आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तो आपका आंसर होगा, चार्ली भी ठीक है, तो आपका आंसर क्या है इसमें, डेल्टा 1 2 and 3 आर करेक्ट, तीनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट है। आगे देखो, द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60 kg, मतलब टोटल आपको दे रखा है, द मीन वेट ऑफ बॉयज कितना है 70 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 55, पूरी क्लास का कितना दे रखा है 60, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 150, क्या मिलेगा यहां से, बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर का रेशो। तो 60 में से 55 गया 5, 70 में से 60 गया 10, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर का रेशो कितना है 1:2, अल्फा आंसर। The arithmetic mean of n observation is m. If the sum of the first n minus 1 terms is k, then what is average? What is the nth number? Arithmetic mean of n numbers. तो जो एवरेज है आपके पास n नंबर्स का वो कितना है m, तो उनका सम कितना हो जाएगा, तो अगर मैं बात करूं सम ऑफ n नंबर्स, तो आप सभी को पता है ना एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम निकालने के लिए एवरेज इनटू नंबर, तो एवरेज कितना है m, नंबर कितना है n, तो ये क्या आ गया आपके पास टोटल n का सम, और आपको बोल रखा है कि n-1 नंबर्स का जो सम है वो कितना है k, तो देखो ये है टोटल का सम n नंबर्स का सम, ये है n-1 का सम,
तो आपसे पूछा है nth टर्म बताओ, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो m इंटू एन माइनस के आपका आंसर कितना जाएगा, m इंटू एन माइनस के, दैट इज ब्रावो। अ पर्सन परचेज 1 kg ऑफ टी पाउडर फ्रॉम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाने वाला है, इसलिए हो सकता है कि आपसे गलत हो जाए। एक बार खुद से आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो, क्या गलती की आप उसको देखो। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीड करो आप। अ पर्सन परचेज 1 kg ऑफ टी पाउडर फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्लेसेस, 4 प्लेसेस हैं ए बी सी एंड डी, चारों से 1-1 किलो, यहां से भी 1 किलो लेके आया टी, यहां से भी 1 किलो, यहां से भी 1 किलो, यहां से भी 1 किलो, एट द रेट ऑफ ₹1000 पर केजी, पर 2 kg, पर 4 kg, पर 5 kg। इसका मतलब क्या है कि भाई ए प्लेस से तो लेकर आया 1000 रुपए का 1 किलो, हमें लेना कितना, 1 किलो, मतलब 1000 रुपए का लेके आया। बी प्लेस से लेके आया मतलब 1000 रुपए का पर 2 किलो, मतलब 2 किलो की कॉस्ट कितना है बी पे, 1000 रुपए। अगर 2 किलो की कॉस्ट 1000 रुपए है सेकेंड प्लेस पे, तो मुझे बताओ वहां से 1 किलो की कॉस्ट कितना आ जाएगा, 500, क्योंकि चारों जगह से लेके आ रहा है 1-1 किलो। रेट क्या है, पहली प्लेस पे 1 किलो की कीमत है 1000 रुपए, दूसरी प्लेस पे 2 किलो की कीमत है 1000 रुपए, तीसरी प्लेस पे 4 किलो की कीमत है 1000 रुपए, और डी पे 5 किलो की कीमत है 1000 रुपए। क्योंकि हम तो लेकर आ रहे हैं 1-1 किलो, तो हमें 1 किलो की कॉस्ट चाहिए। सी प्लेस पे 4 किलो की कीमत है 1000 रुपए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 किलो की कीमत आ जाएगी 250। डी वाली प्लेस पे 5 किलो की कीमत है 1000 रुपए, हम लेके आ रहे हैं 1 किलो, तो 1 किलो की कॉस्ट क्या पड़ेगी यहां से, 200। बात समझ में आई नहीं आया, मतलब मैं चारों प्लेस से 4 किलो टी लेके आया, कितने रुपए में, तो 500, 700, 900, यानी कि 1950 रुपए में। ये बात समझ में आई नहीं आई। लेकिन उसने क्या पूछा है, इफ ऑन एन एवरेज ही परचेज x kg ऑफ टी पाउडर पर ₹1000, अगर ऑन एन एवरेज 1000 रुपए में खरीद रहा है x, ध्यान रखना 1000 रुपए में खरीद रहा है x किलो, ध्यान समझो भाई, ये ₹1000 हैं, 1000 रुपए में खरीद रहा है कितना, x किलो टोटल, 1000 रुपए में ऑन एन एवरेज खरीद रहा है x किलो। ठीक है, तो आपको ये बताना है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x। तो एक काम करो, 1000 रुपए में x खरीद रहा है ना, तो एक काम करो 1 रुपए की वैल्यू निकालो पहले यहां से। तो 1 रुपए में अगर आप देखोगे तो 1 रुपए में ये कितना लेके आएगा, 4/1950 kg, कितना लेके आएगा, 4/1950 kg। हमें चाहिए 1000 रुपए में, क्योंकि 1000 रुपए में ऑन एन एवरेज खरीद रहा है x किलो, हमें x की वैल्यू बतानी है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा यहां पे आप बोलोगे कि 1000 रुपए में कितना लेके आएगा, तो 4/1950 इंटू 1000, और 1000 रुपए में इतना केजी आपके हिसाब से लेकर आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, x केजी। तो x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है 4/1950 इंटू 1000, आपने 1000 से मल्टीप्लाई करा है। बात क्लियर है, हम इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली क्या दिख रहा है आपको, 400 डिवाइडेड बाय 195, 5 से कटता हुआ दिख रहा है, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 80। ठीक है, 40 से इसको आप डिवाइड कर दो, मिनिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितना है, 2 पॉइंट, तो 2 से ज्यादा होगा, तो 2 से ज्यादा कितने ऑप्शन में है, पहला मतलब चार्ली और डेल्टा, मतलब फिर तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 39 को डिवाइड करेंगे किससे, 80 से, कितनी बार जाएगा, तो 2 9 18 का 88 लगेगा, 2 3 6 और 1 7 78, कितना बचा यहाँ से, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, लेकिन अभी भी छोटा है, 0 करेंगे। अब देखो 2.0 एक ही ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जाएगा, 0 तो आएगा नहीं, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे 2.05। ठीक है, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं कर लें, 5 9 जा 45 का 5, हासिल लगे 4, 5 3 15 और 4 195, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो योर आंसर इज 2.05। अगला देखो, अगेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा।
द लार्जेस्ट ऑफ 5 डिफरेंट इंटीजर इज 8 and 2। आपके पास 5 डिफरेंट इंटीजर है, 1 2 3 4 5। इनमें से सबसे छोटा तो 2 है और सबसे बड़ा 8 है, ये फिक्स बोल दिया उसने। व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज इंटीजर्स? आपको इन सबका एवरेज बताना है। एवरेज क्या होगा? सम अपॉन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो नंबर कितने हैं टोटल? 5। स्टेटमेंट नंबर 1 को इस्तेमाल करते हैं। द सम ऑफ ऑल 5 इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अगर सारे इंटीजर का सम क्या है? मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा मुझे बताओ, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यूज, एग्जैक्ट नंबर। तो 2 सबसे छोटा है, 8 सबसे बड़ा है, तो ये 3 नंबर क्या क्या हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 3 4 5 6 और 7, क्योंकि 2 और 8 के बीच में यही इंटीजर हैं, इसके अलावा कोई भी इंटीजर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये इंटीजर हैं और इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा, तो मतलब इन तीनों जगह पे क्या क्या हो सकता है? 3 4 5 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ केसेस। आपको बस ये देखना है कि केस कुछ भी हो, आपको सम पे काम करना है, क्योंकि एवरेज के लिए आपको सम निकालना है। और सम कैसा चाहिए आपको? आपको सम ऐसा चाहिए जो आपका क्या हो? 5 का मल्टीपल हो, स्टेटमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो देखो इन दोनों का सम कितना आएगा? 10 प्लस यहां पे कोई भी नंबर रखो आप, इन तीनों में से कोई भी नंबर रखो, उनका सम कैसा चाहिए? जो 5 का मल्टीपल है। अच्छा मान लो अगर ये 3 नंबर होते तो 4 और 3 7 और 5 12, 12 और 10 22, लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं है, मतलब वो 3 4 5 नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? मान लो अगर वो 3 5 6 होते तो 6 और 5 11, 11 और 3 14, कितना दिख रहा है? 14। ये आपको दिमाग में करना है, आपको लिखना नहीं है ये, मैं फिर भी आपको लिख देता हूं, क्योंकि केस क्या क्या हो सकते हैं। देखो, हो सकता है आपने 3 4 5 यूज कराओ, हो सकता है आपने 3 5 6 यूज कराओ, हो सकता है वो नंबर 3 6 7 हो जाए, हो सकता है वो नंबर 4 5 6 हो जाए, हो सकता है वो 4 6 7 हो जाए, या फिर हो सकता है वो 5 6 7 हो जाए। क्या इसके अलावा देखो सीक्वेंस कुछ भी हो, वो 3 नंबर ये हो सकते हैं, आपको इनका सम चेक करना है। तो 5 4 9 और 3 12, 12 और 10 22 हमें नहीं चाहिए, ठीक है। 5 और 3 8 6 14, 14 और 10 24 हमें नहीं चाहिए। तो 6 और 3 9 और 7 कितना आ जाएगा? 16, 16 और 10 26 हमें नहीं चाहिए, ठीक है। 5 और 4 9 और 6 15, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। 6 और 4 10 17 और 10 कितना आ जाएगा? 27 हमें नहीं चाहिए, ठीक है। 6 और 5 11 और 7 18 और 10 28, सम हमें नहीं चाहिए, मतलब ये कितना होगा? 6 और 5 11 और 7 18 है, लेकिन जब 10 में ऐड करेंगे तो 28। अच्छा और क्या हो सकता है? ठीक है हो सकता है 3 5 7 हो जाए, एक छूट गया ना अभी आपका, 3 5 7। और क्या हो सकता है? देखो अभी 3 6 7 ऑलरेडी आ चुका है, 3 4 6 हो गया, 3 4 5 हो गया, 3 4 7। हाँ, क्या क्या हो सकता है? और 3 4 7 और क्या हो सकता है? ठीक है, 3 4 के साथ 5 ले लिया, 3 4 के साथ हमने 6 ले लिया, कहाँ लिया है? वो बच गया। तो 3 4 6 हो सकता है, और 3 4, मतलब आपको सारे केस चेक करने हैं ये। बट आप एक चीज देखो, अगर मान लो आपने लिया तो 5 और 3 10 और 7 17 और 10 27, अगेन देखो ये सम तो ऑलरेडी आ चुका है ना यहाँ पे, कोई बात नहीं, पर दोबारा चेक कर लेते हैं। तो 4 और 3 7 और 7 14, अगेन सम आ चुका है, हमें नहीं चाहिए। 4 और 3 7 6 13, लेकिन तब भी कितना हो जाएगा? 23। और क्या बचा यहाँ पे आपका? 3 5 7, और ये ओके, ये कितना होगा? 15 होगा। ये कितना होगा? ये 15। अब देखो 15 5 का मल्टीपल है, 15 और 10 25। आप एक गौर से देखो, नंबर चाहे 4 5 6 होते, चाहे नंबर 3 5 7 होते, आपका एवरेज पे क्या कुछ फर्क पड़ा भाई? उन अगर नंबर होते आपके पास 4 5 6 तब भी सम कितना है? 15। नंबर होते 3 5 7 तब भी उनका सम कितना आ रहा है आपके पास? 15 और 10 25, डिवाइडेड बाय कितने हैं? 5। मतलब क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब पहले स्टेटमेंट से आपका एवरेज आ जाएगा। उसने पूछा एवरेज, हाँ अगर नंबर पूछता तो दिक्कत आती, क्योंकि नंबर हमारे पास फिर 2 केस आ रहे हैं, लेकिन एवरेज में क्योंकि सम दोनों ही केस में इक्वल आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे जितने भी केस आपको दिख रहे हैं ना नंबर्स के, सारे आप लिख लो और उस पर चेक करो। समझ आई नहीं आई है? ओके, अब काम करते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे।
सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर इज ऑड। मतलब देखो 2 और 8 तो फिक्स है भाई, 2 सबसे छोटा नंबर है, 8 सबसे बड़ा नंबर है। टोटल नंबर कितने हैं 5, तो कितने नंबर बचे मेरे पास, 3 नंबर बचे। वो ये कह रहा है कि इन 3 नंबर में, मतलब टोटल 5 में से जो टोटल ऑड नंबर है ना वो ऑड है। मतलब या तो एक ऑड होगा, क्योंकि एक के अपने आप में ऑड, या फिर तीनों ऑड होंगे, या फिर 5 ऑड होंगे। ठीक है, मतलब अगर या तो पांचों ऑड होंगे, इन पांचों नंबर में जो ऑड नंबर की संख्या है वो एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा। इन पांचों, अब आपको पता है 2 कैसा है इवन, 8 कैसा है इवन, तो इन पांचों में कितने ऑड हो सकते हैं, तो या तो 1 ऑड होगा या फिर तीनों ऑड होंगे। 5 वाला केस यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि 2 और 8 कैसे हैं इवन नंबर। समझ आई नहीं आया, 2 और 8 के बीच में नंबर हो सकते हैं सिर्फ 3 4 5 6 7। अगर आपने 3 4 5 6 7 पे काम करना है, ऑड लिया, मान लो अगर एक ऑड होगा तो वो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 7 भी हो सकता है। तो आपके पास 3 केस बने, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 7 भी हो सकता है। उसके अलावा अगर एक ऑड हुआ तो ये बाकी 2 इवन जाएंगे। तो बाकी 2 इवन क्या है, मतलब 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6। या फिर क्या होगा, तीनों ऑड होंगे। तो तीनों ऑड होने पे क्या केस बनेगा, ये 2 और 8, 1 2 3, तो तीनों ऑड होंगे तो क्या क्या हो सकते हैं, 3 5 7। लॉजिक समझ आया नहीं आया, कि भाई हमें 3 नंबर चाहिए और तीनों में हमें अगर ऑड होने की संख्या पांचों में से एक ऑड नंबर है, मतलब या तो एक ऑड होगा या फिर 3 ऑड होंगे। तो एक ऑड होने पे इतने सारे आपके पास केस आए, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। ठीक है, और तीनों ऑड होने पे एक केस आपको मिला। करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको निकालना है एवरेज। अब मुझे एक बार बताओ, क्या सम हर किसी में सेम है? सम तो यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे अलग होगा। जब सम अलग है तो एवरेज भी अलग अलग आएगा। मतलब सेकंड स्टेटमेंट से आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एवरेज आपका अलग अलग आएगा। आपको तो एवरेज बताना है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, अलग अलग थोड़ी ना आएगा। यहाँ पे भले ही आपके पास केस 2 थे, लेकिन आपके पास एक ही आ रहा है, इसलिए पहले स्टेटमेंट से आंसर आ गया, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट से आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि हर केस में एवरेज कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, मतलब अल्फा आंसर। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को समझो ध्यान से, ये क्वेश्चन आ सकते हैं और ये क्वेश्चन टाइम देने वाले होते हैं, है ना। अब देखो उसके अलावा कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड एट नोन टाइम फ्रॉम मंडे टू संडे। भाई मंडे टू संडे जब हम नोन टाइम पे टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एवरेज टेम्परेचर कितना आ रहा है? 31। इफ द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज, तो नोन टाइम पे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है वो कितना है? 31 डिग्री। एंड द लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हो रहा है वो कितना है? 30। then what is the maximum of temperature that is possible to record at known time on any one of the days। भाई known time पे maximum temperature क्या आ सकता है? फिर एक काम करते हैं, आपको पता है दिन होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आपको नोन टाइम पे मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए किसी भी दिन, और मिनिमम टेम्परेचर क्या है? 30। तो मान लेते हैं कि हर किसी दिन 30-30 मिला आपको टेम्परेचर। तो अगर हर किसी दिन 30-30 मिला तो कितना है देखो, तो 6 18, भाई सम कितना है टोटल? 180। लेकिन नोन टाइम पे मंडे टू संडे एवरेज कितना है? 31, हर किसी दिन 31। तो सम कितना जाएगा टोटल? तो मंडे टू संडे का जो टेम्परेचर का सम आ जाएगा वो कितना आएगा? 7 1 जा 1, 7 3 जा 21। मंडे टू सैटरडे तक सम कितना है? 180। मंडे टू संडे तक सम कितना है? 217। तो 217 में से 180 माइनस करेंगे, कितना जाएगा आपके पास? तो हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर जो हो सकता है मैक्सिमम किसी भी दिन नोन टाइम पे, कितना होगा वो? डेल्टा 37। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका जो है एवरेज कंप्लीट हो गया है पूरा 2024 के सेकेंड के पास्ट ईयर तक। क्या बोला आपसे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर से आप सभी को मैंने बताया था एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है।
ठीक है, अब उसने बोल दिया इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर में जो एवरेज होता है वो कितना होता है? अगर मान लो आपके पास n नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं? n नंबर्स हैं, तो जो एवरेज होगा n नंबर्स का, इफ दे आर कॉन्जिक्यूटिव इवन, सो देयर एवरेज इज n+1। कितना हो जाएगा ये? n+1, अगर मैं इवन नंबर्स की बात कर रहा हूं तो, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूंगा ऑड नंबर्स की, तो अगर n नंबर्स हैं ऑड, मैं लिख देता हूं यहां पे क्या है ये? इवन। अगर ये n नंबर्स हैं ऑड, तो जो इनका एवरेज होगा n नंबर्स का वो होता है n। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब हमेशा इनका डिफरेंस कितना है? अगर कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? 1। तो यहां पे देखो, ठीक है, 50 इवन है और 50 कैसे हैं आपके पास? ऑड नेचुरल नंबर। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 51। इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 50। माइनस करेंगे तो 1, चार्ली डेल्टा आंसर, मतलब सॉरी चार्ली आंसर। अदरवाइज अगर आपको बेसिक से करना है, सम निकाल के करना है, लेट करके करना है, वो आपकी मर्जी है, आप वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ये आना चाहिए। ठीक है भाई, तो आज हमने बेटा पूरे एवरेज को कंप्लीट कर दिया है 2024 के सेकंड तक। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको सारे वीडियोस हेल्पफुल होंगे, आपकी तैयारी इन पास्ट ईयर्स को देख के और बेहतर होगी। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही हम और वीडियोस जो हम अपने चैनल पे डालते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।